हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल। प्रभावी कंपटीशन में सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। गाइस, वी आर कवरिंग 70th बीपीएससी का कंटेंट हम लोग कवर कर रहे हैं मेंस पर्सपेक्टिव से। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रिपरेशन जारी रखना है। डिस्पाइट मार्केट में जो भी हो रहा है वो भी ज़रूरी है, बट प्रिपरेशन भी ज़रूरी है। और डेफिनेटली अगर आप तैयार रहते हैं तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, अगर आप पहले से तैयारी करके रखते हैं तो। संथाल रिवेलियन देखेंगे दोस्तों, 1855-56 में ये हुआ था। इससे पहले के क्लासेस आप देख लेना, ऑलरेडी 4-5 वीडियोस बना के डाल चुका हूँ। मेंस वाली आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, 70th बीपीएससी का मेंस का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। संथाल रिवेलियन को स्टार्ट करने से पहले कहूँगा कि चैनल पे नए हैं और इस तरीके की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए, संथाल रिवेलियन में घुसने से पहले, इसमें इसके कंटेंट को देखने से पहले ज़रूरी है कि पीवाईक्यू देख लिया जाए। तो पीवाईक्यू में देखते हैं, जो ट्राइबल रिवोल्ट से क्वेश्चन आते हैं उसमें मेनली बिरसा का मूवमेंट आ जाता है और संथाल रिवेलियन आता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, 43rd बीपीएससी में पूछा गया सवाल है ये। द संथाल रिवेलियन was the first rapid reaction against the British colonial rule in India। एक्सप्लेन करना है। डेफिनेटली जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था, ये धीरे धीरे करके परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के बाद ये ट्राइबल लैंड को भी ये ग्रैब करने लग गए थे। ठीक है, ट्राइबल लैंड का जो माझी सिस्टम था उसको ख़त्म किया उन्होंने, एंड तमाम जो दिक्कतें हैं वो आने लग गई संथाल पर्टिकुलर ट्राइब्स को। एंड मोर ओवर डिकूसो को इंट्रोड्यूस किया गया, और भी बहुत सारी समस्याएं थी उनके साथ, एक्सटॉर्शन वगैरह, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें शुरू हुई। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था रेदर टू कि वो रिवोल्ट करे। तो वो उस पर्सपेक्टिव में आपको इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि संथाल रिवेलियन रिप्रेजेंट ए मॉडल ऑफ आर्म्ड मास रेजिस्टेंस। डेफिनेटली आर्म्ड मास रेजिस्टेंस था, क्योंकि 6000 प्लस जो है संथाल एक साथ रिवोल्ट किए थे। हालांकि उनके वीपन जो है एक्स हो, चाहे कह सकते हैं कि तीर भाले से लड़ते थे, बट कहीं कह सकते हैं कि उनके अंदर एक इतना आक्रोश भर गया था कि उससे भी पहली बार तो उन्होंने मेजर बोरो को हरा ही दिया था। तो ये एक आर्म्ड मास रेजिस्टेंस था, जिसमें संथालों ने काफ़ी ज़्यादा जो है मिलकर ये लड़ाई लड़ी थी, गुरिल्ला वारफेयर की तरीके से लड़ाई लड़ी थी अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनिज्म, जो कि उस समय जो है सुप्रीम पावर हुआ करता था। तो इस पे आंसर लिखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि डिस्कस द मेन कॉजेज ऑफ संथाल अपराइजिंग। तो इसमें आप कॉजेज पे फोकस करेंगे और कॉन्सिक्वेंसेस जो हुए थे, कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, उसको आप कोर्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस करके कंबाइन लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। अगेन कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। देखिए अगेन कॉज पूछ लिया गया और उसका इफेक्ट पूछ लिया गया, अगेन कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस पूछ लिया गया, व्हाट वर द रीजंस, यानी कि कॉज पूछ लिया आपसे, एंड इट्स स्प्रेड एंड व्हाट वर इट्स रिजल्ट। अगेन सेम ही क्वेश्चन है, रिव्यू द, अच्छा बिरसा का तो छोड़ दो अभी। तो संथाल से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेनली कॉज कॉन्सिक्वेंसेस पे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो हम अगर कॉज और कॉन्सिक्वेंसेस को तैयार कर लें तो डेफिनेटली हमारा आंसर जो है इसमें हो जाएगा, काम हमारा हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, और इसको पर्टिकुलर जो टॉपिक है हमारा संथाल रिवेलियन, इसके कॉजेज भी देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे और पूरा जो है कॉन्सिक्वेंसेस भी देखेंगे। तो चलिए देख सकते हैं, कहता है कि इंट्रोडक्शन में आप लिखना है तो थोड़ा सा ना सजा के लिखेंगे तो मार्क्स वही से देखो, एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए आप इंट्रोडक्शन इतना सॉलिड लिख दो कि उसको इंटरेस्ट आ जाए आपके आंसर में और वो अच्छे से देखे और अच्छा मार्क्स दे। सो द 19th century witnessed innumerable but once like Santhal rebellion that holds a significant position in India's struggle for independence। ठीक है, 19th सेंचुरी में बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए, बट अब यहाँ पे एक इन्यूमरेबल रिवोल्ट लिख लेना, यहाँ पे रिवोल्ट छूट गया है। ठीक है, द 19th century witnessed innumerable revolts but once like संथाल रिवेलियन होल्ड्स ए सिग्निफिकेंट पोजीशन इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। क्यों सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस रखता है? क्योंकि 1857 से भी पहले ये हुआ था और इसने जो है ना हिला के रख दिया था ब्रिटिश पावर को उस समय। दिस रिवेलियन टुक प्लेस बिटवीन राजमहल टू भागलपुर, या फिर भागलपुर टू राजमहल कह ले, इसे दामिने कोह कहा जाता है। ये संथालों का रहने का निवास हुआ करता था उस समय।
तो ये थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन छोटा सा लिख सकते हैं, फिर आएंगे बैकग्राउंड या फिर रीजन कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है, रीजन्स ही है ये बैकग्राउंड इसका। सो हुआ क्या कि वे बैक 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस के समय में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लाया गया था, ओवरऑल उस रीजन में, बिहार बंगाल उड़ीसा में लाया गया था। एंड बहुत सारे जो ट्राइबल लैंड्स है इससे ग्रैब हो गए, बेचने पड़ गए ट्राइबल्स को बहुत सारे, क्योंकि इनको जो है ना इसमें ला दिया गया था। अब धीरे धीरे ब्रिटिश पावर जो है ट्राइबल एरिया में भी घुसने लग गई थी। मोर ओवर जो ओल्ड ट्राइबल सिस्टम था, जिसे मांझी सिस्टम भी कहते हैं, मांझी सिस्टम कहा जाता है, इस पर्टिकुलर रीजन में होता क्या था कि मांझी जो होता था, मांझी कह सकते कि विलेज का हेड जैसा होता था, विलेज हेड होता था ये, विलेज का हेड होता था ये। एंड ये जो है ओवरऑल कह सकते कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन करता था इक्वली, और लोगों के राइट्स को रिकॉग्नाइज करता था, और इसी के पास लोग जाते थे, और हर तरीके के मतलब इश्यूज को सॉल्व कर सकता था ये बंदा। मांझी सिस्टम जो होता था काफी ट्रेडिशनल सिस्टम था, अच्छा चल रहा था, उसको ये जो है खत्म करने लग गए। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को जो मांझी सिस्टम से रिलेटेड था उसको उन्होंने तोड़ दिया। तो ये एक कारण बना। 1832 में दोस्तों हुआ क्या कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दामिनी को जो है कार्व आउट किया ऑन द प्रॉमिस कि भाई हम जो है नॉन इंटरफेयर करेंगे इसमें, हम इसमें आपके इंटरफेरेंस ज़्यादा नहीं करेंगे। बट इंटरफेरेंस हुआ, इसमें जो है आउटसाइडर्स काफ़ी ज़्यादा आने लग गए, इन्फ्लक्स होने लग गया। तो एक इंटरफेरेंस ही है, जैसे कि मनी लेंडर्स, साहूकार जिसे कहते हैं, और भी तमाम जो है एक्सटॉर्शन वाली चीज़ें होने लग गई। अब इस पर्टिकुलर ट्राइबल लैंड को इनफैक्ट जो है पुलिस जुडिशियल रिव्यू में डाल दिया गया, कि जुडिशियल रिफॉर्म के अंदर इसको ले लिया गया कि भाई जो भी सिविलियन मैटर होगा वो अब जुडिशरी तक जाएगा। पहले क्या खुद ही सॉल्व कर लेते थे। तो तमाम जो नॉन इंटरफेरेंस के वादे थे ये दिस प्रॉमिस वाज नॉट केप्ट, तो इस वजह से भी रिवोल्ट हुआ। इसके अलावा एक और बड़ा रीजन था जिसे हम कह सकते हैं कि बार्टर सिस्टम जो फॉलो करते थे संथाल। बार्टर सिस्टम में होता क्या है कि आप एक सामान आपको खरीदना है, दूसरे सामान से आप बार्टर करते हो, एक्सचेंज करते हो। मान लो मेरे पास धान ज़्यादा है, मुझे गेहूं चाहिए, तो किसी को धान की ज़रूरत है तो वो मुझसे धान ले लेगा, मैं उसका गेहूं ले लूँगा। इस तरीके के सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहते हैं। ये फॉलो करते थे संथाल लोग। बट जब नया यहाँ पे अंडर द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ये हुआ कि भाई अब जमींदार आने लग गए, वो इनको रेंटर बना दिया संथाल को। संथाल का लैंड अब संथाल का नहीं था, अब ये रेंटर बन गए। अब उस पर खेती करते थे, इनको रेंट पे करना पड़ता था, वो भी कैश में पे करना पड़ता था। ये तो बार्टर फॉलो करते थे, अब कैश का मैटर आ गया। तो कैश इनके पास होता ही नहीं था, तो ये क्या है, साहूकार के पास जाते थे, जो मनी लेंडर था, जिसे डिकूस कहा गया है। डिकूस का आगमन जो है बहुत बड़ा कारण था। तो ये जाते थे साहूकार, जिसे डिकूस कहा जाता था। तो डिकूस जो होता था, साहूकार जो होता था, मनी लेंडर जो होता था, वो पैसा तो देता था, लेकिन रेट 50%, 30%, 35% इस तरीके से रेट लेता था, जो कि काफी एक्सऑर्बिटेंट था। एक्सऑर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होने की वजह से ये एक वीसीएस साइकिल में फंस जाते थे, वीसीएस साइकिल में फंस जाते थे। इनका लोन चुकता ही नहीं होता था, ठीक है, और इनकी जमीनें छिन जाती थी, इनका जो है लैंड का राइट छीन जाता था, रेंटर भी नहीं रह जाते थे, और इनसे बहुत सारे काम कराए जाते थे, जो कि आज की डेट में एक सिविलाइज्ड ह्यूमन सोसाइटी में नहीं कराया जा सकता है। इनकी बीवी बच्चों पे भी अटैक होता था, बहुत दिक्कतें थी। अच्छा, जो मांझी सिस्टम था, मांझी सिस्टम जो था, ये मांझी सिस्टम में काफ़ी अच्छा था। एक मैंने बताया कि गांव का एक हेड जैसा होता था मांझी, और ये सबके राइट्स को रिकॉग्नाइज करता था। ये लैंड को ना इक्वली डिवाइड कर देता था संथालों में, जिससे कि संथालों के पास इक्वल लैंड आ जाता था, और ये सारे चीज़ों को सॉल्व करता था बंदा, हर तरीके के, चाहे वो कोई विवाद हो गया या फिर फॉरेस्ट राइट्स को भी देख लेता था, सबको जो है इक्वली जो है ये देखता था। मांझी सिस्टम को खत्म करने से और नई सिस्टम लाने से, जैसे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट लाया गया, इसमें बोला गया कि फॉरेस्ट से जो कलेक्शन होता है वो अब हम नहीं होने देंगे। इवन जो है हम पशुओं को भी नहीं चराने देंगे, अब उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। लैंड डिवीजन जो है ये भी जो है, अब लैंड डिवीजन की तो बात ही नहीं रह गई थी, इनको तो रेंटर बना दिया गया था। जुडिशियल रिफॉर्म कर दिया गया, जिसके तहत कह सकते हैं कि अब जो है, अब कोई भी मैटर जो है आपस में नहीं सुलझा सकते थे, जुडिशरी का रास्ता लेना पड़ता था। और पुलिस, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ये सब इनको बहुत एक्सप्लॉइट करते थे। ये तंग आ गए थे, अल्टीमेटली रिवेलियन इनको करना पड़ा। तो रिवेलियन स्टार्ट हुआ। रिवेलियन स्टार्ट होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ सिद्धू एंड कानू, और ये दोनों भाई थे। इसके अलावा चांद और भैरव जो कि इनके साथ थे। ये हुल जो है स्टार्ट होता है। इस पर्टिकुलर संथाल रिवेलियन को हुल रिवेलियन भी कहते हैं, संथाल हुल भी कहा जाता है। तो ये हुल तब स्टार्ट होता है जब
एक जगह है भगिनीडी। भगिनीडी जो है एक जगह है, यहाँ पे 6000 संथाल जो है इकट्ठा होते हैं और सिद्धू कान्हू जो है इनको काफ़ी कन्विंस करके इकट्ठा किए हुए होते हैं। बोलते हैं कि हम नया रेवेन्यू सिस्टम लेके आएंगे और ये जो भी दिक्कतें हैं डिकूसों को हटाएंगे, अपना जो है संथाल का खुद का स्वराज इस्टेब्लिश करेंगे, तमाम बातें हो रही थी। और ये सब लोग काफ़ी मोटिवेटेड थे उस समय, हाईली मोटिवेटेड थे हुल करने के लिए, और हुल बिगैन हो गया। तो हुआ क्या कि सिद्धू कानून ने ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बताया कि दे प्रॉमिस नेचुरल जस्टिस एंड रेवेन्यू पॉलिसी नई लेके आएंगे, फेयर होगा जो काफ़ी, ये बात शुरू हुई। और इन्होंने जो लड़ाई लड़ी ये गुरिल्ला वारफेयर की तरीके से लड़ाई करी। ये हायर पोजीशन पे घात लगा के बैठे रहते थे और बहुत सारे जो गवर्नमेंट के कह सकते हैं कि बिल्डिंग्स पे अटैक करना, आउटसाइडर्स पे अटैक करना, ये करने लग गए गुरिल्ला वारफेयर के थ्रू। इसके साथ ही इन्होंने लार्ज पार्ट ऑफ लैंड जो है राजमहल हिल्स में, भागलपुर और बीरभूम में इन्होंने कैप्चर भी कर लिया। इसको देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट तो बैठ नहीं सकती थी, उसने तुरंत जो है मार्शल लॉ लगा दिया दामिनी कुह रीजन में, यानी कि वो जो संथाल का जो एरिया था राजमहल से भागलपुर के बीच में, उसमें मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरा कहने का मतलब है मिलिट्री रूल, कि अब जो है जो सिविल अथॉरिटी होती है वो काम नहीं करेगी, मिलिट्री सीधा आएगी, बंदूकधारी रहेंगे और कोई भी दिक्कत है तो खुद ही हैंडल करेंगे। मार्शल लॉ में फौज को बहुत ज़्यादा पावर हो जाती है। तो मार्शल लॉ लग गया, उसमें मेजर बारो आया, ये सप्रेस करने के लिए आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी कहा, अपने लिए तो फॉर्चुनेट ही था कि इसकी 10 बटालियन जो थी वो इसके साथ आया था, ये बेचारा फेल हो गया। ठीक है, इसको हरा के भेजा संथालों ने। और संथाल लड़ कैसे रहे थे, एक तरफ तीर भाला बर्छी कमान से लड़ रहे थे और एक तरफ था मॉडर्न डे का, उस समय के मॉडर्न जो वेपन्स बंदूक वगैरह थे यूज हो रहे थे, फिर भी हरा दिया इन्होंने। फिर क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट बैठने तो वाली नहीं थी, दोबारा उन्होंने क्या किया, लार्ज यूनिट भेजा, एक बड़ा यूनिट भेजा जिसको लीड कर रहा था कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन। ये दो बंदे लीड कर रहे थे इस बड़ी यूनिट को, और इस बड़ी यूनिट की वजह से जो है, और कह सकते हैं कि मोर ओवर अनइक्वल वारफेयर, एक तरफ जो है बर्छी भाला से लड़ रहे हैं बंदे और एक तरफ बंदूक चल रहा है, तोपें चल रही हैं, तो ये बेचारे हार गए। और बहुत सारे संथाल, मोर देन कह सकते हैं कि 15,000 संथाल्स वेर किल्ड, इंक्लूडिंग सिद्धू एंड कान्हू भी मारे गए। और इसी के साथ जो है रिबेल जो है डाउन हो गया, ठीक है, सप्रेस हो गया। बट रिबेल डाउन हुआ, लेकिन इसको सक्सेसफुल कहा जा सकता है बहुत सेंस में, क्योंकि इनकी जो डिमांड है वो पूरी हो गई। जैसे कि संथाल परगना टेनेंसी एक्ट आया 1876, जिसमें जो ट्राइबल लैंड था उसको जो ये नॉन ट्राइबल को बेच दे रहे थे ये लोग, ये बैन हो गया, ठीक है, प्रोहिबिट हो गया। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल माझी सिस्टम है, इसको अगेन रिकॉग्नाइज किया गया, अगेन वो सिस्टम को रिकॉग्नाइज करके वो काम में ला दिया गया, तो जो प्रॉब्लम थी जो कि वो सॉल्व हो गई। इसके अलावा जो संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट को अलग से कार्व आउट किया गया, जिसमें कह सकते हैं राजमहल से लेकर भागलपुर तक के एरिया को संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, और इसमें नॉन रेगुलेशन डिस्ट्रिक्ट इसको बनाया गया, कि मतलब ब्रिटिश अथॉरिटीज में इंटरफेयर नहीं करेगी। तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेज रहे जो कि काफ़ी अच्छे कॉन्सिक्वेंसेज रहे इस पर्टिकुलर रिवेलियन के। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। इसमें अगर इतना आप बार बार रिवाइज कर लोगे तो आपका अच्छा एक आंसर फ्रेम कर सकते हो संथाल रिवेलियन से रिलेटेड। थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा भी सकते हो, उसमें कुछ पॉइंट ऐड करना है तो कर सकते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।